नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के हॉस्टल में आग लगने की घटना की जांच के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें पुलिस को फर्जीवाड़े के कई अहम सबूत जो हैं वो बरामद हुए हैं। अब पुलिस और डॉक्टरों की टीम इसे लेकर जांच में जुट गई है। पीएमसीएच प्रबंधन मामले को लेकर केस दर्ज करवा सकता है, ये जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। दरअसल पीएमसीएच के चाणक्य हॉस्टल के कमरे में मंगलवार की रात आग लग गई थी। घटना की जांच के दौरान पुलिस को कमरे से ही 10 लाख के जले हुए नोट, नीट यूजी के कई एडमिट कार्ड और एमबीबीएस के जले ओएमआर शीट मिले हैं। जिस कमरे में ये आग लगी वो कमरा समस्तीपुर के रहने वाले अजय कुमार के नाम पर है। अजय कुमार पीजी पास आउट है और उसने जबरन 2-3 कमरे पर कब्जा जमा कर रखा हुआ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। 6 महीने पहले ही कमरा खाली करने को कहा गया था, लेकिन 2-3 कमरों पर उसका कब्जा बरकरार था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, ये मानकर चला जाए कि जो अभी इस वक्त साक्ष्य सामने है, इस हॉस्टल से भी फर्जीवाड़े का खेल चल रहा था। देखिए, अब तो ये पुलिस के अनुसंधान में स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन जिस तरीके से नीट यूजी जो परीक्षा हुई थी, आपको पता होगा कितना बवाल मचा था पेपर लीक कांड को लेकर, और बिहार में जगह जगह आंदोलन हो रहे थे। और उसी परीक्षा से रिलेटेड जो एडमिट कार्ड है वो मिले हैं। इसके अलावा एमबीबीएस के ओएमआर शीट मिले हैं। 10 लाख रुपए कैश रिकवर किए गए हैं। उसी जले हुए नोट जो हैं वो जले हुई हालत में नोट रिकवर किए गए हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बहरहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पीएमसीएच प्रबंधन की टीम और पुलिस टीम फिर से चाणक्य हॉस्टल के उसी कमरे में पहुंची है जहां पर ये सारी चीजें मिली हैं। एक एक कर पुलिस जो है एविडेंस के तौर पे सारी चीजों को कलेक्ट कर रही है और देखना होगा इस पूरे मामले में अब पीएमसीएच प्रबंधन का क्या रुख होता है। सबसे हैरानी की बात है, देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल है वो कब्जे में आते हैं तो बात समझ में आती है। पीएमसीएच राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इस प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल के हॉस्टल को कब्जा किया जा रहा है, वो भी एक छात्र द्वारा, जो समस्तीपुर का रहने वाले। 2 से 3 कमरे जो है वो कब्जे में उसके बताए जाते हैं। तो एक बड़ा मामला है ये, और इस मामले की गंभीरता को कैसे पीएमसीएच प्रशासन लेता है, पटना पुलिस लेती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर संजय, इस छात्र को लेकर कोई जानकारी क्या इससे पूछताछ हो पा रही है? देखिए, पुलिस ने कहा है कि इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी गई है और पीएमसीएच प्रबंधन की तरफ से एफआईआर लॉन्च करवाने की बात कही जा रही है। ये देखना होगा जब केस दर्ज करवाया जाता है तो किस तरह की बात सामने आती है, पुलिस अनुसंधान में किस मुकाम पर पहुंचती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है और राष्ट्रीय जनता दल ने इस पूरे मामले को लेकर अब प्रशासन को घेरना शुरू कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पीएफआई कनेक्शंस को लेकर के मामला सामने है। मोतिहारी का मोहम्मद सज्जाद को गिरफ्तार किया जाना। एनआईए के एक्शन पर आरोपी के पिता ने कहा है कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। फारूक हुसैन, जो कि आरोपी के पिता हैं, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि मेरे बेटे को फंसाया गया है। मेरा बेटा दुबई में ड्राइवर के तौर पर काम करता है, किसी भी गलत गतिविधि में वो शामिल नहीं है, मुझको न्याय की उम्मीद है। तो किसी भी गलत गतिविधि में वो शामिल नहीं है। पीएफआई कनेक्शंस के इस मामले में इस शख्स को लेकर अब पिता की तरफ से बयान का सामने आना और अब ये कहा जाना कि मोहम्मद सज्जाद, जिसकी गिरफ्तारी की गई है, मोतिहारी का रहने वाला ये शख्स पीएफआई का फुलवारी शरीफ मॉड्यूल से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, लेकिन पिता की तरफ से एक अलग पहलू की चर्चा की जा रही है। के मोहम्मद शहजाद का कनेक्शन पीएफआई के आने के बाद जो है परिवार के लोग भी परेशान है। देखिए, यही उनका पैतृक घर है मोहम्मद शहजाद का, जो दुबई में रहते थे, काम करते थे, लेकिन दुबई से दिल्ली लौटने के दौरान दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी हो गई। उनके पिताजी हैं, हम पिताजी से बात करेंगे। मुझे कुछ मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। बेटा हमारा कैसे पकड़ाया, वहां से लाया गया या यहाँ पकड़ाया, ये हमको कुछ मालूम नहीं है। क्या बेटा आपका क्या करता था? बेटा हमारा वहाँ ड्राइवरी करता था, कंपनी में किसी ड्राइवरी करता था। अब वहाँ से कैसे लाया गया ये हमको मालूम नहीं है। अच्छा, कुछ गतिविधि में भी शामिल था क्या? क्योंकि नहीं ने पकड़ा है तो ऐसा मामला आ रहा है कि वो पीएफआई का सक्रिय सदस्य था या कुछ इस नहीं, पीएफआई का तो सदस्य है ये नहीं है वो, या कोई भी चीज में वो गलत चीज में हम अपने टाइट रहते थे।
टाइट रहते थे कि ये गलत काम मत पड़ना, हम हराम का रोटी नहीं खाते हैं, हलाल का खाते हैं, ये बात हम जानते हैं। आप लोग भी डर रहे हैं क्या? डर नहीं है बेटा, जिसका पकड़ा जाएगा उसको डर नहीं रहेगा। गलती कुछ किए नहीं और कैसे पकड़ा गया ये हमको क्या मालूम। आप पूरी नजर रखते थे बेटा पे? हाँ, पूरी नजर रखते थे। 40,000 रुपया 30,000 रुपया महीना भेजता था मेरे नजदीक, मेरे नाम से अकाउंट पे भेजता था। पिताजी का ये आरोप भी है कि उनके बेटे को फंसाया गया है। उनका बेटा जो है मोहम्मद शहजाद किसी तरह की गतिविधि में शामिल नहीं था, लेकिन पीएफआई कनेक्शन मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई है और वैसी स्थिति में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनिश कुमार, न्यूज 18, चकिया। तो लोकसभा चुनाव 2024 केंद्र में बीजेपी को रोकने के लिए शुरू की गई विपक्ष की किलाबंदी अब पूरी तरह से ढहती हुई नजर आती है। ये सीधे मामला जो है ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के कांग्रेस से किनारा करने के बाद खड़ा हुआ और रही सही कसर अब तेजस्वी यादव ने इसे लेकर पूरी कर दी है और साफ कह दिया कि इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का यह बयान कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जिस पर विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान, उनकी तरफ से पलटवार किया गया और इशारों ही इशारों में तेजस्वी यादव को उन्होंने 2 टूक कह दिया। कोई कांग्रेस को हल्के में ना ले, कांग्रेस उससे भी ज्यादा हल्के में फिर उसे लेने लगेगी। लेने का मतलब नहीं, कोई हमको हल्का मिलेगा तो हम उसको ज्यादा हल्का मिलेंगे, तो सवाल उसका नहीं है और ये सवाल उभरा भी नहीं है। सवाल ये है कि हमको बिहार में यह जो सरकार चल रही है जो न्याय सम्मत नहीं है और लोगों के खिलाफ है, आम जनमानस के खिलाफ है, उसके खिलाफ जो हमारी मोर्चाबंदी है वो कामयाब और मजबूत होनी चाहिए। तो तेजस्वी यादव के बयान के बाद शकील अहमद खान के इस तल्ख तेवर ने बिहार से दिल्ली तक सियासी पारे को बढ़ा दिया है। एनडीए के नेता जहां आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन बता रहे हैं, तो कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के साथ जनता है और कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। और जो शब्द शकील अहमद खान ने कहे कि अगर कांग्रेस को कोई हल्के में लेगा तो कांग्रेस भी उन्हें हल्के में लेगी, बिल्कुल साफ है कि इंडिया गठबंधन का वजूद बिहार में समाप्ति के कगार पर है। मिलकर ये दोनों और इनके साथी दल लड़ते तब भी इनका सफाया होना तय था। तेजस्वी यादव और लालू यादव जी ने झटका नंबर 3 दिया है कांग्रेस को ये कहकर कि इंडिया अलायंस तो केवल लोकसभा में था, विधानसभा में कोई इंडिया अलायंस नहीं, मतलब कि बिहार में भी झटका लगने वाला है। कांग्रेस के लिए नो टेकर्स, नो कॉन्फिडेंस इन राहुल, और नो कॉन्फिडेंस की तो स्थिति ये है कि खुद पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस के नेता है वो कांग्रेस की जीत की कामना नहीं कर रहे। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, कोई और जीतेगी, आम आदमी पार्टी जीतेगी। ये तो इनकी हालत है, राहुल गांधी के प्रति अविश्वास है। बिल्कुल, हम तो मानते हैं कि हम लोग का बिहार में गठबंधन अभी भी है। बिल्कुल संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी, मैं आदरणीय राहुल गांधी से आग्रह करूंगा आप अकेले भी चुनाव लड़िएगा, जनता आपके साथ रहेगी। निश्चित तौर पर हम लोग गठबंधन में हैं। बिहार में जहां तक हम सवाल है गठबंधन में है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पूरा गठबंधन रहेगा और आदरणीय तेजस्वी यादव ने ऐसी कोई बात नहीं कही है कि बिहार में गठबंधन नहीं रहेगा। तो बिहार में चुनाव से पहले ही सियासी घमासान जो है इस वक्त तेज हो चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस विपक्षी एकता को बटोरने की कोशिश की गई थी, वही एकता इस वक्त तार-तार हो रही है। मंत्र दिया गया था, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। वो मंत्र महज 1.5 साल के अंदर ही बेअसर हो गया और गठबंधन में अब सिर्फ और सिर्फ गांठ ही बची हुई नजर आती है, जिस पर सियासत इस वक्त बेहद तेज है। देखिए, हल्की राजनीति करने वाले हल्के नेता की हल्की पार्टियां हैं दोनों, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। ये लोग न नीति है न सिद्धांत है, केवल सत्ता के लालच में, सत्ता के चाहत में एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर अलग भी होते हैं। कि कांग्रेस से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का पुराना गठबंधन है और उन्होंने जिन संदर्भों की चर्चा की है उस संदर्भों के बारे में स्पष्ट रूप से कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना था। शकील अहमद खान जी ने जो आज धमकी दी है, उस धमकी का असर श्री तेजस्वी यादव जी पर नहीं पड़ने वाला है, चूंकि श्री तेजस्वी यादव जानते हैं कि कांग्रेस पूरे देश में क्षेत्रीय दलों पर आधारित हो चुका है, उसका अपना जनाधार समाप्त हो चुका है और
एक ठग दूसरे लोभी को कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये सब अवसरवादियों का जमात है। बिहार के इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल या अन्य पार्टियां, बिहार के मतदाता इन सभी दलों को हल्के में ही लेती है। तो देखिए, तेजस्वी यादव का बयान का आना और उसके बाद सियासत का गर्म हो जाना, जरा समझिए कि आखिर इस वक्त हो क्या रहा है। तो अपनों ने एक एक करके साथ छोड़ दिया है और हाथ कैसे कमजोर हो चुका है। सबसे पहले अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने कहा कि भाई ये इंडी गठबंधन जो है सिर्फ लोकसभा के दौरान था। ममता बनर्जी उसके बाद आती हैं और वो कहती हैं कि भाई देखा जाएगा कि क्या होता है आने वाले वक्त में। लेकिन तेजस्वी यादव ने उन सारे कयासों पर जैसे एक तरीके से मोहर सी लगा दी। उन्होंने कहा कि भाई ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए किया गया था, अब इंडी गठबंधन नहीं है। इधर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में हैं और इसीलिए इसका अस्तित्व अब खत्म हो गया है। इंडी गठबंधन के लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में, कोई गठबंधन के स्वार्थ में नहीं है। सिर्फ अपने राज्य, अपनी व्यवस्था, अपनी चिंता, ये इंडी गठबंधन का धर्म है। इसमें दिक्कत कहाँ है? सभी लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करती है, राष्ट्रीय जनता दल अपनी चिंता करती है। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बदकिस्मती की बात है कि इंडिया ब्लॉक की कोई बैठक ही नहीं हो रही। इसका लीडर कौन होगा, एजेंडा इसका क्या होगा, अलायंस कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर कोई चर्चा ही नहीं की जा रही। हम अभी एक रहेंगे या नहीं, इसे लेकर कोई स्पष्टता है ही नहीं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ग्राउंड पे, वो तय करें कि बीजेपी का मुकाबला किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इससे पहले 2 बार लगातार आम आदमी पार्टी की वहाँ पे कामयाबी रही। इस बार दिल्ली के लोग क्या फैसला करेंगे उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। आरजेडी नेता का कहना है कि जो अलायंस था सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था। अब जहाँ तक मुझे याद है, इस पर कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी। और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं। तो उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन को लेकर कोई क्लैरिटी है ही नहीं और इसीलिए ये स्थिति है। न तो कोई बैठक होती है, न कोई स्पष्टता है, और कोई बयान अगर इस तरीके से दे रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार सभी हैं और इसे देखना होगा। विधान परिषद की बात करेंगे, जहां पर जेडीयू उम्मीदवार ललन प्रसाद ने आज अपना नामांकन किया। नामांकन के समय सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उनके साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और एनडीए के कई नेताओं की मौजूदगी रही। सभी नेताओं ने एनडीए की एकजुटता का संदेश दिया। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जेडीयू उम्मीदवार ललन प्रसाद, जिनके नाम की घोषणा की गई, तो वहां पर भी एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया गया कि ललन प्रसाद ही हमारे कैंडिडेट होंगे। और आज जब नामांकन करने के लिए पहुंचे, तब भी वही मैसेज देने का प्रयास हुआ कि हम सब साथ साथ हैं, एकजुट हैं और बड़े मजबूती से एक साथ हैं। और देखिए, जब नामांकन कराया जा रहा था, इस वक्त की ये तस्वीरें, 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि सियासत में तस्वीरों के मायने कितने बड़े होते हैं और दूरगामी होते हैं। यहाँ इसी मैसेज को देने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है एनडीए की तरफ से। एनडीए की एकजुटता का ये संदेश आज इस नामांकन के दौरान भी नजर आया। जेडीयू उम्मीदवार ललन प्रसाद नामांकन करने के लिए पहुंचे। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिस समाज से मैं आता हूं, अति पिछड़ा समाज से, बिहार में आज भी बहुत सारे लोग संविधान से अवगत नहीं हैं। जो नीतीश कुमार जी बिहार में लागू कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं होता है। मैं नीतीश कुमार के कामों को गांव-गांव तक ले जाऊंगा और इनका परचम लहराएंगे, देश और दुनिया देखेगी। एनडीए में एक कार्यकर्ता को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, एक समता पार्टी के कार्यकर्ता, लगभग 30 वर्षों से समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में काम करते रहे, उनको प्रस्ताव किया। हम लोगों ने, सभी लोगों ने समर्थन। मंत्रिमंडल बहुत बधाई। और एक साधारण कार्यकर्ता को सदन तक पहुंचाने का ये असाधारण कार्य माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं। अब देखिए किस तरह से एक साधारण कार्यकर्ता को सदन तक पहुंचाने का काम हमारे नेता ने किया। यही सोच दर्शाता है माननीय मुख्यमंत्री जी।
खबर सासाराम से, जहां के डेहरी से 6 साल की उमरा 10 दिनों से लापता है। अब तक पुलिस से उसका कोई सुराग नहीं खोज पाई। उमरा के माता पिता और रिश्तेदार इसे लेकर बेहद परेशान हैं। रोहतास जिले के डेहरी में मोहल्ले के बच्चों के साथ उमरा खेल रही थी और उसके बाद अचानक से वो कहीं चली गई, लापता हो गई। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन की टीम ने उमरा के घर पहुंचकर परिवार वालों से मुलाकात की। टीम का ये कहना है कि उमरा का पता लगाने की कोशिश उनकी तरफ से भी की जाएगी। तुरंत 10 बच्ची को नहीं निकाल पा रहे उन लोग खोज के। छोटी मेरी बच्ची है 5.5 साल की। देखे तभी प्रशासन इसमें कहाँ तक ये गरीब परिवार को सहायता कर रही है और कैसे कर रही है। यही यदि बड़े अधिकारियों की बच्ची के साथ कुछ होता तो पूरे शहर की टीम आनन फानन में लगती और उसका निदान होता। हम मानवाधिकार वाले परिवार वाले उनसे यही निवेदन करते हैं कि इन गरीब परिवार के बच्चियों के घर में खुशियां पुनः लौटाकर वापस। खबर मधेपुरा से, जहां अब अपराधियों की खैर नहीं है। तत्काल एक्शन के लिए पुलिस का जिला नियंत्रण कक्ष एक बार फिर से शुरू हो चुका है। नियंत्रण कक्ष 24 घंटे काम करेगा और यहां पर ईमेल, बेसिक फोन, मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया की व्यवस्था की गई है। शिकायत मिलने के साथ ही पुलिस तत्काल एक्शन में नजर आएगी। मधेपुरा जिला में जिला नियंत्रण कक्ष आधुनिक जिला नियंत्रण कक्ष इसको कर सकते हैं। इसमें ईमेल, बेसिक फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, वायरलेस, सोशल मीडिया और जितने भी प्लान और अनप्लान कार्रवाइयाँ होती है सभी का नियंत्रण यहाँ से किया जाएगा। खबर पटना से, जहां खुदाई के दौरान एक और शिवलिंग मिला है। ये शिवलिंग भी 500 साल पुराना बताया जाता है। स्थानीय लोगों का ये मानना और कहना है कि यहाँ आसपास जो है 7 और शिवलिंग हैं। लोगों ने मठ की जमीन पर घर बना लिया और इसीलिए सभी शिवलिंग जो है वो जमीन के अंदर ही दब गए। अभी पिछले सप्ताह ही यहाँ खुदाई में एक शिवलिंग मिला था और इस शिवलिंग के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता वनीता मिश्रा। और ये वो मंदिर जिस खुदाई में जैसे ही सामने आया उसके बाद लोग इकट्ठा हो गए, पूजा पाठ यहाँ शुरू कर दी गई और एक और शिवलिंग की बरामदगी की गई। और ये लोग मान रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे ही और 7 शिवलिंग मौजूद हैं। घर बनाने की वजह से ये तमाम जो शिवलिंग हैं वो ज़मीन के अंदर ही दब गए थे। त्रिपोलिया इलाके में ये प्राचीन शिवलिंग। विनीता मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। पटना में 500 साल पुराने शिवलिंग का दर्शन लोग लगातार कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं जो ये कूड़ों का अंबार है, वहाँ पर भगवान शंकर जमीन के अंदर से खुदाई के बाद निकले हैं और तब से लोगों की लगातार यहाँ पर पहुँचने का जो सिलसिला है वो जारी है। और जो त्रिपोलिया में शिवलिंग मिला है उसके ठीक बगल में एक और शिवलिंग मिला है। ये देखिए, यहाँ पर जब खुदाई हुई, बहुत ही पुराना ये मंदिर है, लगभग 500 साल पुराना बताया जा रहा है। और जब इन कूड़ों कचरों को हटाया गया तो ये देखिए एक और शिवलिंग लगभग उतना ही पुराना ये शिवलिंग बताया जा रहा है। और जहाँ भगवान शंकर का जो शिवलिंग है 2 पाँव, उसके भी निशान यहाँ नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ जो पूजा पाठ है स्थानीय लोगों ने वो किया है। और ये देखिए भगवान शंकर का जो शिवलिंग है यहाँ पे नजर आ रहा है। पता था कि यहाँ पे ऐसा मंदिर? हाँ, पता, पूरा पता। 6-7 मंदिर है। 6-7 मंदिर है। हाँ, सब मकान बन गया। मतलब अगर खुदाई हो तो शंकर जी निकलेंगे अंदर? हाँ, निकलेंगे। अंदर में कुआं भी बहुत बड़ा सा कुआं भी है। हाँ, रूम के अंदर कुआं है जो झाँप दिया गया है। अभी क्या प्रशासन की टीम पहुंची है? अभी तो पहुंची थी लेकिन अभी कुछ एक्शन नहीं लिए है। इस मठ पर केस भी चल रहा था, उसका तारीख भी आ रहा था, लेकिन उसी बीच भगवान शंकर यहाँ प्रकट हो गए। 13 तारीख को इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही भगवान शंकर यहाँ दर्शन दे चुके हैं और भक्त लगातार उनकी आराधना कर रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। अब बात एचएमपी वायरस की, जिसे लेकर मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। यहाँ केंद्र सरकार के गाइडलाइंस का पालन भी किया जा रहा है। अस्पतालों में दवा की पूरी व्यवस्था है। सिविल सर्जन ने लोगों से इस दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। एचएमपीवी वायरस के कई मामले सामने आ गए हैं। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पे है। बात अगर बिहार के मुजफ्फरपुर की तक करें तो मुजफ्फरपुर में भी अब स्वास्थ्य विभाग जो है एचएमपीवी वायरस को लेकर
अलर्ट मोड में आ गई है और इसको लेकर जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग जो है वह तैयारियों में जुट गई है। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार जो है उन्होंने बताया है कि मुजफ्फरपुर के तमाम अस्पतालों में HMPV से निपटने के लिए अतिरिक्त बेड की व्यवस्थाएं जो है वह कर दी गई है। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि लोगों को इसको लेकर प्रिकॉशन बरतने की बात कही जा रही है। जिस तरीके से देश में अब तक कई मामले सामने आ गए हैं, तो एक बार फिर से कोरोना में जिस तरीके से जो प्रिकॉशन बरतने की बात कही गई थी, लोगों से मिलना, भीड़ भाड़ में नहीं रहने की बात कही गई थी, साथ ही साथ अगर सर्दी जुकाम हो तो खुद को आइसोलेट करने की बात कही गई थी, तो ये तमाम लोगों को ये तमाम बातें जो है वो बताई जा रही है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। हालांकि अभी विशेष गाइडलाइन नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया है कि तमाम लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जिनमें भी अगर थोड़ा सा भी लक्षण दिख रहा है तो उन्हें जांच कराने के आदेश दिए जा रहे हैं, जांच कराने की बात कही जा रही है। और अगर ऐसा कुछ भी निकलता है तो स्वास्थ्य विभाग जो है मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग जो है इसको लेकर तैयारी पूरी कर चुकी है। तमाम अस्पतालों में भी बेड की अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी कर दी गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। HMPV और सरकार के द्वारा गाइडलाइन दी गई है और इस पर हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी आवश्यक दवाएं और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। और इसके लिए जो इस तरह का है कि सभी को हम लोग प्रिवेंशन में भी बता रहे हैं कि प्रिवेंटिव मेजर अपनाना है, भीड़ भाड़ वाले जगह से बचना है, जिसको सर्दी खांसी है थोड़ा आइसोलेशन में रहें, बाहर नहीं निकलें और बार बार जो है नाक मुंह में जो है अपना हाथ उंगली को नहीं ले जाएं और हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तो HMP वायरस को लेकर आरा में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और अगर सदर अस्पताल की बात करें तो 20 बेड का ये यहाँ पर एक वार्ड बना दिया गया है, जिसका जायजा लिया हमारे न्यूज 18 संवाददाता चंदन कुमार ने। HMPV वायरस को लेकर के पूरी तरह से बिहार और आरा का सदर अस्पताल भी अलर्ट मोड में आ गया है। हालांकि अभी तक कोई मामला सामने यहाँ नहीं आया है, फिर भी आरा का सदर अस्पताल कितना तैयार है उसकी पड़ताल के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं आरा के सदर अस्पताल में, जहां की देखिए ये जो स्पेशल डेडिकेटेड वार्ड है इसको बनाया गया है, जहां की 10-10 बेड लगाए गए हैं। कुल 20 बेड HMPV वायरस को लेकर के आरक्षित किए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। देखिए, मुख्य रूप से इसमें जागरूकता है, लोग को जागरूक किया जा रहा है, जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। लोग जस्ट लाइक फ्लू टाइप से है जिसमें सर्दी खांसी फीवर का मतलब जो समस्या रहता है, खासकर बच्चों में ही ज़्यादा केस मतलब ये है, बुजुर्ग से लेके उसमें भी संभावना है एक, उसके लिए सदर अस्पताल आरा भी तैयार है। हम लोग को राष्ट्रीय समिति से कुछ गाइडलाइन भी दिया गया है जिसमें लोग को जागरूक करना है। इसके अलावा अगर कोई केस हम लोग के यहाँ आते हैं तो 20 बेड का हमारे के यहाँ वार्ड तैयार है, उनको यहाँ पे रख के ट्रीटमेंट वगैरह किया जाएगा। उसके बाद अगर उनको वहाँ से अलग रखने की जरूरत। सदर अस्पताल प्रबंधन की बात करें तो सदर अस्पताल प्रबंधन इसको लेकर के पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।